सिंहासन में आप सभी का स्वागत है और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। तो 24 के सिंहासन की शुरुआत करते हैं, बताते हैं आज क्या कुछ खास खबरें रही हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में एक ही दिन में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कृष्णानगर, बोलपुर और पूर्व वर्धमान में जनसभाएं कर उम्मीदवारों के लिए जनसभाएं कर वोट मांगे। साथ ही पीएम मोदी ने टीएमसी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं आज तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कई दिग्गजों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। राहुल गांधी ने भी यूपी के रायबरेली से सीट पे उन्होंने नॉमिनेशन कराया और साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी की मौजूदगी में अपना पर्चा भरा है। तो 24 के रण को जीतने के लिए उम्मीदवार अनोखे तरीके अपना रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने ट्रैक्टर चलाकर नामांकन रोड शो निकाला और लोकसभा के लिए पर्चा दाखिल किया। उधर पुरुलिया से निर्दलीय उम्मीदवार अजीत प्रसाद महतो भैंस पर अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। और देखिए, देश में जिस तरह से नेताओं के बीच 24 के रण को जीतने की रेस चल रही है, सियासी बयानबाजी हो रही है, उससे लगता है कि 24 का रण जीतना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी जनता वोट डालने के लिए घर से बाहर नहीं निकल रही है। शुरू के दोनों चरणों में जिस तरह से वोटिंग हुई वो नेताओं को चौंका रही है। तो क्या तीसरे चरण में भी जनता का रुझान कुछ ऐसा ही नजर आएगा या फिर इस बार इसमें बदलाव होगा? तो भाई बिल्कुल, और वहीं पीएम मोदी ने एक बार फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हमला बोला है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने से डर गए हैं। यही वजह है कि उन्होंने इस बार अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से पहले सोनिया गांधी भी डरकर राजस्थान चली गई थी। आपको बता दें कि सोनिया गांधी अब तक रायबरेली से सांसद थी, लेकिन इस बार वो यहां से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं। उनकी जगह इस बार राहुल गांधी मैदान में हैं। सोनिया गांधी अब राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं और इसी के साथ ही पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में टीएमसी की सरकार ने हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है। जय श्री राम के उद्घोष से भी इन्हें आपत्ति है। क्या टीएमसी 15 सीट लेकर के सरकार बना सकती है क्या? जरा मुझे जवाब दीजिए। 15 सीट लेकर टीएमसी सरकार बना सकती है क्या? जोर से बताइए, बना सकती है क्या? कांग्रेस भी पूरे देश में कितना ही जोर लगा दे, इस बार आधी सेंचुरी करना मुश्किल है। 50 सीट पाने के लिए भी वो बहुत मुश्किल में है। अब मुझे बताइए, 50 सीट भी नहीं मिल रही है तो क्या वो सरकार बना सकते हैं क्या? सूरज ढलता नहीं था, आज कहीं लाल झंडा नजर नहीं आ रहा है, वो तो पस्त पड़ा हुआ है। क्या वो भी सरकार बना सकता है क्या? इस चुनाव में साफ साफ है, अगर कोई सरकार बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी एनडीए की सरकार ही बनेगी। ऐसे हर व्यक्ति की पीड़ा दूर करने के लिए ही हमारी सरकार ने मतवा समाज जैसे सभी बंधुओं को न्याय दिलाने के लिए सीएए लाने का साहस किया, लेकिन टीएमसी इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। लोगों को उम्मीद थी कि टीएमसी इसका सबसे ज्यादा समर्थन करेगी, लेकिन टीएमसी के लिए वोट बैंक की राजनीति सर्वोपरि है।
और अब तो इन लोगों ने हद ही कर दी है। ये लोगों के बीच सीए के बारे में दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। टीएमसी को किसी पीड़ित हिंदू को अधिकार मिलने से एलर्जी है, लेकिन टीएमसी को ये पता होना चाहिए कि वो सीए को लागू होने से रोक नहीं सकती। और मैं सीए के माध्यम से भारत की नागरिकता मांग रहे हर व्यक्ति को आज विश्वास दिलाता हूं, उन्हें उनका हक मिलकर। लेकिन ये टीएमसी देखिए, बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा रही है और शिक्षक भर्ती में घोटाला करके आपके बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। 25,000 शिक्षक आज अदालत ने उनको घर भेज दिया। वो शिक्षक तो गए सो गए, आपके बच्चों के भविष्य पर ये भ्रष्टाचारियों ने ताला लगा दिया है। जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं, क्या ऐसे टीएमसी को माफ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? उनको सजा दोगे? इस बार कमल को वोट देकर के उनको सजा दी। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी बिगुल जारी है। वो देश के अलग अलग हिस्सों से विपक्ष पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। आज अमित शाह ने सबसे पहले कर्नाटक के चिक्कोडी से कांग्रेस पर निशाना साधा। उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर, रत्नागिरी, मुरैना और सांगली में विपक्ष के खिलाफ चुनावी हुंकार भरी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे चला रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी की तुलना चंद्रयान से करते हुए कहा कि सोनिया गांधी 20 बार राहुल यान को लॉन्च करने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन पीएम मोदी ने पहली बार में ही चंद्रयान को चांद पर पहुंचा दिया। ये राहुल बाबा एंड कंपनी देश को सुरक्षित नहीं रख सकती। देश को सुरक्षित केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी रखते। 10 साल तक ये कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन आलिया मालिया जमालिया बम धमाका करते थे और भाग जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे। राहुल बाबा, इस सोनिया जी ने, मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख। ये नकली सेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे वीर सावरकर जी का नाम अपने भाषण में लेने का हिम्मत कर सकते हैं क्या? बोलिए, कर सकते हैं क्या? अगर सावरकर का नाम लेने से शर्म आती है तो काय की शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव जी आप नकली शिवसेना चला रहे हो। असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ। इस शरद पवार एंड कंपनी, कांग्रेस एंड कंपनी, जिनकी गोदी में उद्धव जी बैठे हैं, वो 70 साल से धारा 370 को एक अनाथ बच्चे की तरह गोद में बिठाकर आप जिनके साथ मुख्यमंत्री बनने के लिए जिनकी चरण में पड़े, जिनके पैर में पड़े, वो कांग्रेस पार्टी और शरद पवार क्या कर रहे थे? वो कांग्रेस पार्टी और शरद पवार धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे थे। भाई और बहनों, राहुल बाबा पार्लियामेंट में खड़े हुए और उन्होंने कहा 370 मत हटाइए। मैंने कहा क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संभल के असमोली और बरेली की फरीदपुर से बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया और इस दौरान सीएम योगी ने फिल्मी अंदाज में सपा कांग्रेस पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि इन लोगों का दोहरा चरित्र है, चुनाव जब आएगा तब आपके पास आएंगे, चुनाव के बाद पहचानेंगे भी नहीं और फिर कहेंगे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग झूठ बहुत बोलते हैं। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले दुनिया में भारत का सम्मान नहीं था, लोग भूख से मरते थे, लेकिन 2014 के बाद दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। जब भी भारत पर संकट आएगा, राहुल गांधी सबसे पहले इटली भागेगा, तब उसे भारत की याद नहीं आती है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तब रामलला भी उनको याद आते हैं। 2014 के पहले का क्या था? 14 के पहले दुनिया के अंदर सम्मान खराब हो चुका था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, देश के अंदर विकास के कार्य ठप पड़ गए थे, भ्रष्टाचार चरम पर था, गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर सेंध लग रही थी, गरीब को सुविधाएं नहीं मिल पा। सोचो 2014 के पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लोग भूखों मरते थे, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 2014 के पहले स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग मरते थे, आज 60 करोड़ लोगों को 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की हर वर्ष प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना का लाभ प्राप्त। 12 करोड़ किसान आज किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ किसान। और कांग्रेस और सपा की सरकार के समय किसान आत्महत्या। कांग्रेस और सपा का गठबंधन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि चला लो, तो वह किसी के ऊपर चढ़ा देगा। यही स्थिति है इन लोगों की। तो ये दो लड़कों की जोड़ी तो यही है। ये लोग माफिया और अपराधियों को गले का हार बनाते थे, उनका महिमा मंडन करते थे, संतों को प्रताड़ित करते थे और शरीफ लोगों को व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगे। आज आपने देखा होगा पाकिस्तान का एक मंत्री, पूर्व मंत्री राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। यानी भारत में कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि लोगों को मालूम है जब भी भारत पे संकट आएगा तो राहुल गांधी सबसे पहले इटली भागेगा, तब उसे भारत की याद नहीं आती है, तब उसे भारत की जनता याद नहीं आती है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब रामलला भी उनको याद आते हैं, तब वह उत्तर प्रदेश में आ थमकते हैं, फिर चुनावी गठबंधन करके फिर गायब हो जाएंगे, फिर 5 वर्ष तक कभी नहीं दिखाई। वहीं यूपी के रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पर्चा भरने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। दरअसल 200 से राहुल गांधी अमेठी सीट से सांसद थे, लेकिन 2019 में स्मृति के हाथों हारने के बाद उन्होंने अमेठी को छोड़कर वायनाड से चुनाव लड़ा था और जीतकर सांसद बने और संसद पहुंचे। इस बार राहुल गांधी ने वायनाड के साथ साथ रायबरेली से भी नामांकन दाखिल किया है, जिसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज कसना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर काफी सस्पेंस के बाद कांग्रेस ने नामांकन के अंतिम लम्हों में अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस ने ऐलान किया कि गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। राहुल ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस सीट से अब तक सोनिया गांधी चुनाव लड़ती आई हैं। राहुल अमेठी से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार पार्टी ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा पर विश्वास जताया है। उन्होंने भी नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। कांग्रेस ने दोनों टिकट के ऐलान में देरी के पीछे यही तर्क दिया है कि पार्टी नेतृत्व ने विचार विमर्श के बाद फैसला लिया है।
ऐसे में कांग्रेस के इस फैसले तक पहुंचने के पीछे की इनसाइड स्टोरी को जानना बेहद जरूरी है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाने को लेकर गांधी परिवार में काफी चर्चा हुई। गांधी परिवार ने रायबरेली के साथ साथ अमेठी से किसे उम्मीदवार बनाया जाए, इसे लेकर कई दफा चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी में बहुत सारे नेताओं का ये मानना था कि राहुल और प्रियंका दोनों को चुनाव लड़ना चाहिए, मगर राहुल गांधी का कहना था कि उनको अमेठी से लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो जीत भी जाते हैं तो अमेठी सीट ही छोड़ेंगे, न कि वायनाड। रही बात रायबरेली की, तो ये सीट कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। पिछली बार सोनिया गांधी यहाँ से 2.25 लाख वोटों से जीती थी, मगर उनके वोटों का प्रतिशत लगातार कम हो रहा था। फिर राहुल गांधी सोनिया गांधी को ये समझाने में कामयाब रहे कि चूंकि प्रियंका अभी फिलहाल चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, तो क्यों न वह खुद रायबरेली से चुनाव लड़े, और अगर चुनाव के बाद एक सीट छोड़ने की नौबत आती है तो रायबरेली से प्रियंका को मैदान में उतारा जाए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि तब ये पता चल जाएगा कि इंडी गठबंधन और कांग्रेस के चुनाव में क्या स्थिति रहती है। देखिए, राहुल गांधी जी को अमेठी लड़ना चाहिए था, और अमेठी से भागना कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ताओं में ये मैसेज जाएगा, पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि जो आदमी रोज नरेंद्र मोदी को चुनौती देता था, रोज अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहता था, रोज देश की जनता से कहता था, डरो मत, डरो मत, वो खुद डर गया। मुझे लगता है कांग्रेस का दुर्भाग्य है। लेकिन पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस की सीक्रेट रणनीति की बात कहकर इस बारे में कयासों को जिंदा रखा है कि प्रियंका गांधी जल्दी चुनावी राजनीति में कूद सकती हैं। बता दें कि प्रियंका की अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने के कयास तब से ही लगाए जा रहे थे जब सोनिया गांधी ने लोकसभा के बजाय राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचने का रास्ता चुना था। अमेठी रायबरेली में आज जैसे ही आज कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम सामने आए, इन अटकलों पर विराम लग गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जयराम रमेश ने एक ट्वीट कर फिर से राजनीतिक पंडितों को प्रियंका के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और रायबरेली में नॉमिनेशन फाइल करने के बाद हमारे सहयोगी नीरज ने उनसे खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। इस समय नामांकन स्थल पर पहुंच गए हैं, हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये काली गाड़ी से पहुंचे हैं राहुल गांधी रायबरेली में नामांकन करने। इनके साथ तमाम बड़े जो लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ पर हैं। और आज अभी भारतीय जनता पार्टी के जो दिनेश प्रताप सिंह हैं, उन्होंने नामांकन किया, और अब राहुल गांधी पहुँचे हैं नामांकन करने। राहुल गांधी देखिए हमारे सामने इस समय प्रियंका गांधी से बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी उनके साथ हैं। राहुल गांधी बिल्कुल सामने हैं और आज नामांकन कर रहे हैं। पहली बार राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रायबरेली से पहले सोनिया गांधी यहाँ पर सांसद रही हैं, लेकिन आज पहली बार है जब अपनी मां की सीट पर राहुल गांधी आज नामांकन करने जा रहे हैं। इस समय कलेक्ट्रेट परिसर पहुँच गए हैं। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी हैं। देखिए, राहुल गांधी इस समय अपने तमाम जो लीडर हैं उनके साथ, अशोक गहलोत भी उनके साथ हैं, प्रियंका गांधी भी हैं, और आगे सबसे आगे राहुल गांधी इस समय अपना नामांकन दाखिल करने के लिए इस समय देखिए राहुल गांधी जा रहे हैं। साथ में उनकी बहन भी हैं। प्रियंका गांधी से बीच में बात भी करते जा रहे हैं, शायद किसी और का भी इंतजार है। और राहुल गांधी एक बार फिर से मुख्य गेट के बाहर हैं इस समय। और फिर देखिए राहुल गांधी आज रायबरेली से नामांकन करने पहुंचे हैं। अब यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं उस घेरे को पार करते हुए और बिल्कुल आराम से धीरे और सहजता के साथ राहुल गांधी अभी गेट के अंदर शामिल हो गए हैं, गेट के अंदर चले गए हैं। और इनके साथ तमाम जो लीडर हैं वो भी उनके साथ हैं। आज पहली बार कहा जाए तो राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन किया। देखना ये होगा कि आज दिनेश प्रताप सिंह ने भी नामांकन किया है,
राहुल गांधी भी नामांकन करने अंदर गए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर रायबरेली की रण में कौन जीतता है, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने आज रायबरेली से अपना नामांकन। बिल्कुल, और आपको बताते हैं कि रायबरेली में आखिर कौन कौन उम्मीदवार है चुनावी मैदान में। अगर कांग्रेस की बात करें तो यहां से राहुल गांधी ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं बीजेपी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह कैंडिडेट है। बिल्कुल, देखिए रायबरेली सीट जो कि परंपरागत सीट थी कांग्रेस के लिए। अब देखिए अमेठी की अगर हम बात करें तो ये भी परंपरागत सीट है कांग्रेस की। बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है और कांग्रेस की ओर से इस बार KL शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि अमेठी से काफी कॉन्फिडेंट है स्मृति ईरानी। बिल्कुल, और ये देखिए रायबरेली में कांग्रेस का वोट प्रतिशत क्या कुछ रहा है ये भी आपको बता देते हैं। 2009 में 72.2% वोट प्रतिशत, 2014 में 63.8% और 2019 में 55.8% ये कांग्रेस का वोट प्रतिशत है। पूजा बिल्कुल, और देखिए रायबरेली में ही अगर हम बीजेपी की बात कर लें वोट प्रतिशत की, तो जरा आप नजर घुमाएंगे तो देखेंगे 2009 में जहां एक तरफ कांग्रेस के पास 72.2% था, तो वहीं 2009 में बीजेपी के पास कुछ नहीं था, मात्र 3.82% था। 2014 में ये कांग्रेस के लिए आंकड़ा जो है वो घटा और 63 पे पहुंचा, लेकिन 2014 में बीजेपी के लिए आंकड़ा बढ़ गया और वहां पर 21% से ज्यादा वोट जो है वो मिला बीजेपी को। 2019 में आप आ जाइए रायबरेली से, तो यहां पर और ज्यादा जो लेवल है वो डाउन हुआ वोट प्रतिशत का, 55.8% पर 2019 में पहुंचा और बीजेपी के लिए बढ़कर 38.7% पर पहुंचा था। बिल्कुल, और ये देखिए लेकिन अभी भी जो ये पारंपरिक सीट है कांग्रेस की वो बीजेपी के खाते में नहीं गई है। हालांकि वोट शेयर धीरे धीरे बढ़ा। वहीं अगर हम बात करते हैं अमेठी की, तो यहाँ पर अमेठी में कांग्रेस का वोट प्रतिशत था 2009 की बात करते तो 71.78%, 2014 में 46.71%, वहीं 2019 की बात करें तो 43.84% ये कांग्रेस का वोट प्रतिशत है और बीजेपी का 2009 में 5.81% ये शेयर था और 2014 में 34.38% बीजेपी का प्रतिशत रहा है और 2019 में 49.71% ये वोट शेयर है जो कि लगातार बढ़ रहा है बीजेपी का। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं पूजा की कांग्रेस की पारंपरिक सीटें रही हैं अमेठी और रायबरेली, लेकिन पिछली बार अमेठी कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में चली गई थी। बिल्कुल, देखिए रायबरेली को ही आखिर क्यों चुना गया? मां सोनिया गांधी की विरासत को संभालेंगे अब राहुल गांधी, इसलिए राहुल गांधी ने रायबरेली सीट चुनी है। मां सोनिया गांधी जो है वो अब राज्यसभा के सदस्य बन चुकी हैं और अब वो रायबरेली सीट को छोड़ चुकी हैं। ऐसे में 1980 से गांधी परिवार का कोई सदस्य इस सीट पर यानी कि रायबरेली सीट पर नहीं हारा और 2019 में हार का मुंह देखना पड़ा था अमेठी में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी से। बिल्कुल, और उस वक्त ये मोह भंग हो गया था कि वो भी हार सकते हैं इस सीट से। उत्तर प्रदेश में अपने गढ़ को नहीं छोड़ने की चुनौती अब राहुल के सामने है, इसलिए रायबरेली पर ये कहिए कि जिस तरह से कांग्रेस का कब्जा है, क्या होगा इस बार दिलचस्प रहेगा और मां सोनिया गांधी की विरासत को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी पर है। वो किस तरह से संभालेंगे ये देखना होगा, क्योंकि रायबरेली से उन्होंने नामांकन दाखिल किया। 1980 से गांधी परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर इस सीट से नहीं हारा है। बिल्कुल, तो देखिए 1980 में गांधी परिवार के अब तक कोई भी सदस्य नहीं हारा था, लेकिन अब हार का मुंह देखना जब पड़ा है 2019 में, तो इस बार क्या परिवर्तन होगा देखना होगा। बिल्कुल, और यहाँ पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि डरो मत, भागो मत। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि उनसे पूछिए, वो खुद ही भागकर वाराणसी आए। ये बार पलटवार का दौर तब शुरू हुआ जब पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी के कब्जे वाली सीट रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा डरो मत, भागो मत, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए मोदी पर अपने ही निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से भागने का आरोप लगाया। मैंने पहले ही बता दिया था
कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। नहीं, उन्होंने खुद ही भाग के वाराणसी आए ना। हाँ, पूछ। और वहीं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी पर पलटवार किया है। डिंपल यादव ने कहा कि ये लोग जो परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं वो उनका डर है। लोकतंत्र में जनता निर्णय लेती है, ये एक पार्टी का फैसला है कि कौन कहां से चुनाव लड़ता है। ये सरकार कई सालों तक लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं समझती हूँ ये लोग जो परिवार पे हमला कर रहे हैं तो ये डर के कहीं ना कहीं ये डर है, कहीं ना कहीं कोई बात है जिसकी वजह से लगातार ये लोग परिवारवाद पे हमला कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप देखेंगे तो जनता डिसाइड करेगी और ये एक पार्टी का निश्चय है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है और कौन कहाँ से नॉमिनेशन फाइल करता है, तो उस पर उंगली हम नहीं उठा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि जिस तरह लोकतंत्र के साथ ये मौजूदा सरकार खेल रही है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है और जहां हमने देखा है पिछले कई सालों से कि लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन तक नहीं करने दे रही है सरकार, तो बताइए हमारे लोकतंत्र हमारे संविधान में लिखी गई है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से आप आंदोलन कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ ये सरकार लोकतंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर पटना साहिब लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने कुछ अलग तरह से तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, थोपा गया होगा। पहले अमेठी से हारने के बाद वायनाड चले गए, लग रहा है वहां से भी हारने की उम्मीद है। लगता है कि राहुल गांधी रायबरेली भी दबाव में ही गए हैं। उनकी पार्टी उन्हें कहां से चुनाव लड़ाती है ये उनका विषय है, लेकिन हार की हिचक और डर उनके सामने था। इसलिए जो व्यक्ति रोज प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहा है वो अपने पुराने प्रतियोगी से लड़ने में डरते हैं। देश क्या चलाएंगे? वो लड़ना नहीं चाहते थे, थोपा गया होगा। पहले अमेठी के हार के बाद वायनाड चले गए क्योंकि वहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियन अधिक थे। लग रहा है वहाँ से भी हारने की उम्मीद है। तो अमेठी जहाँ से उनके पिताजी लड़े स्वर्गीय राजीव गांधी, जहाँ से उनके चाचा लड़े संजय गांधी, आपने लड़े 4-5 बार, क्यों छोड़ दिए? तो रायबरेली भी लगता है दबाव में ही। अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस ने आखिरकार उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। किशोरी लाल शर्मा को इस सीट से पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है और लंबी खींचतान के बाद गांधी परिवार के भरोसेमंद चेहरे को पार्टी ने परंपरागत सीट दे दी है। केएल शर्मा के सामने अब स्मृति ईरानी की चुनौती से निपटने का टास्क होगा। वहीं आज अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि यहाँ का रण तो जनता के हाथ में है, वो किसे जिताएगी और किसे हराएगी। हमारा संगठन यहाँ पहले से काम कर रहा है और हम उसी के बल पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जनता बहुत पहले ही मन बना लेती है, चुनाव तो औपचारिकता है। जनता अपने मन में पहले ही धारणा बना लेती है कि पहले जिसे मतदान दिया गया था वो सही था या गलत। बता दें कि करीब 4 दशक से रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर केएल शर्मा गांधी परिवार के चेहरे के तौर पर मौजूद रहे हैं। सांसद प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाई है। चलो आपको बताते हैं कि आखिर कौन है किशोरी लाल शर्मा। अमेठी से इस बार उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। सांसद सोनिया गांधी के प्रतिनिधि हैं और साथ ही साथ सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर वो जाने जाते हैं। गांधी परिवार के बेहद वो करीबी हैं। बिल्कुल, और गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं और लगातार वो कहीं ना कहीं रायबरेली सीट पर पूरा अपना ताल्लुक रखते हैं। रायबरेली में कांग्रेस का कार्यभार क्योंकि उन्हीं के पास था और एक तरह से काफ़ी बारीकी से उन्होंने इस सीट को ऑब्जर्व किया है
वहीं आपको बता दें कि 1983 में राजीव गांधी के साथ वो अमेठी पहुंचे थे, तो काफ़ी खास माने जाते हैं किशोरीलाल शर्मा, और लगातार उन्हीं के मुआयने में ये सीट रही है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भी वो रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए बिहार कांग्रेस के प्रभारी, एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने पहले भी निभाई है और अब उन्हें क्योंकि उम्मीदवार बनाया गया है तो ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी उन पर। AICC और पंजाब कमेटी में भी उन्होंने काम किया हुआ है, यानी सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, अलग अलग क्षेत्र में उनका दबदबा है। वहीं अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं किशोरीलाल शर्मा। बिल्कुल, और ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। तो सांसद सोनिया गांधी के प्रतिनिधि भी वो रहे हैं और अमेठी में भी वो लगातार देखे गए हैं, क्योंकि कार्यभार जो था उन्हीं के जिम्मे था और ऐसे में विश्वास पात्र हैं। गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं, भरोसेमंद हैं और इसलिए अब उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। और क्योंकि ये पारंपरिक सीट रही है गांधी परिवार की, लेकिन अब यहाँ पर KL शर्मा चुनावी मैदान में है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन से नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के प्रत्याशी उदित राज ने अपना नामांकन दाखिल किया है और वहीं इसको लेकर हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया ने दिल्ली के मंत्री गोपाल राय से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं, सुनिए। इंडिया गठबंधन से नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लोकसभा प्रत्याशी उदित राज आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कंझावला DM ऑफिस पहुंचे हैं। वहीं गोपाल राय जी भी उनके साथ पहुंचे हैं। गोपाल जी, आज इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट उदित राज जी नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन भाजपा की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा है। उसी कड़ी में नॉर्थ वेस्ट लोकसभा क्षेत्र से उदित राज जी इंडिया गठबंधन की तरफ से नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और चारों तरफ लोगों में उत्साह है और जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, इससे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। लोगों का समर्थन किस तरीके से? सब जगह समर्थन है, क्योंकि इस तानाशाही से सब लोग परेशान हैं। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन्होंने गिरफ्तार किया, उससे सबके अंदर आक्रोश है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गोपाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से जो है समर्थन मिल रहा है और आज इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट उदित राज जी अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए DM ऑफिस पहुंचे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। हरियाणा की सबसे हॉट लोकसभा सीट कही जा रही रोहतक सीट पर आज प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने अपना नामांकन किया। नामांकन दाखिल करने के लिए खुद प्रदेश के CM नायब सिंह सैनी ने ट्रैक्टर चलाकर वो यहां पर पहुंचे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि CM सैनी ट्रैक्टर चला रहे हैं। वर्तमान में अरविंद शर्मा इस सीट से सांसद है। पिछले चुनाव में शर्मा ने कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव से मैदान में हराया था और हुड्डा को 7,503 वोटों से अरविंद शर्मा के सामने हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं रायबरेली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने आज नामांकन दाखिल किया। नामांकन के पहले उन्होंने रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि रायबरेली में इस बार इतिहास बदलेगा। रायबरेली की जनता नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है और इसी के साथ दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि रायबरेली के साथ सोनिया गांधी ने धोखा किया, प्रियंका गांधी ने धोखा किया और जिनको अमेठी से प्रत्याशी बनाया उन्होंने धोखा किया। रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को सांसद चुना। सोनिया गांधी ने अपना प्रभारी बनाकर प्रियंका गांधी को पावर दे दी। प्रियंका गांधी ने अपना पावर किशोरीलाल शर्मा को दे दिया है। अगर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी को डर न होता कि रायबरेली अब की राहुल गांधी को हराएगी, हर हालत में यह भय उनको है, इसीलिए अपने सभी लोगों को लेकर के आई हैं। सोनिया गांधी जी मुझे बताएं, जब तक वो सांसद थी रायबरेली में, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वो नहीं थी तो कोई आया है? कभी आने नहीं दिया। पहली बार रायबरेली में कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आया है। ये महसूस होता है कि जो सबको कहता था कि डरो मत, वो कितना डरा हुआ है। इस बात का प्रतीक है कि खड़गे जी भी चले आ रहे हैं, सोनिया गांधी भी चली आ रही हैं, प्रियंका गांधी भी चली आ रही हैं और मेरे साथ पूरी रायबरेली की जनता चली आ रही है। ये अपने आप दिखाई देता है।
दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से दोनों ही पार्टी को कितना फायदा पहुंचेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन यहां सीधा मुकाबला इस बार भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के बीच होने वाला है। दोनों दलों के नेता जनता को अपने हित में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान बिधूड़ी के रोड शो में जनता की भीड़ देखी गई। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले पृथ्वीराज मार्केट स्थित श्री गोपाल मंदिर में माथा टेक कर ईश्वर का आशीर्वाद लिया। बहुत अच्छे से नॉमिनेशन फाइल हुआ है और नियम अनुसार हुआ है। थोड़ा समय लगा है लेकिन बहुत ही इत्मीनान के साथ नॉमिनेशन हो गया है। नहीं, धामी साहब हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ वो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बहुत लोकप्रियता है और हमारे क्षेत्र के सभी निवासियों की और विशेष तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये इच्छा थी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी साहब मेरे नॉमिनेशन के समय मेरा। वहीं उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह ने कहा कि ये मेरी जिंदगी के सबसे बड़े पलों में से एक है। मैं कैसरगंज की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। बता दें कि बीजेपी ने महिला पहलवानों से आरोपों से घिरे बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह का यूपी के कैसरगंज से टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण को प्रत्याशी बनाया। दरअसल कैसरगंज से सांसद रहे बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे और दिल्ली में कई दिनों तक प्रदर्शन किया गया था। बृजभूषण ने पार्टी के आला कमान के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जब आरोप साबित नहीं हुए तो मेरा टिकट क्यों काटा जा रहा है। इस पर पार्टी आला कमान ने बृजभूषण को समझाइश की और बीच का रास्ता निकाला। बृजभूषण सिंह के छोटे बेटे करण भूषण को टिकट देकर। और हरियाणा में अभी तक कुल 132 नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं। हरियाणा की गुरुग्राम सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया और फिल्म अभिनेता राज बब्बर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद और हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी प्रधान जितेंद्र भारद्वाज की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया। कोई रणनीति नहीं है, लोगों के बीच में जाना है। जिस राह लोग बुलाएंगे उस राह चल देंगे। मैं तो उस तरह का व्यक्ति हूँ कि अपने आप को ये कहूँ कि मैं उसके यहाँ जाऊँगा, इसके यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं उसको नहीं मानता। जो कभी हमारे साथ नहीं रहा मैं उसके यहाँ भी जाऊँगा और जाने के बाद ये कहूँगा कि मैं यहाँ पर कोई अपना ग्रुप बनाने या गिरोह बनाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे गुड़गांव की सेवा करने के लिए आया हूँ, गुड़गांव के रहने वालों की खिदमत करने के लिए आया हूँ। देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 2 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब 7 मई को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। इस बीच कई लोकसभा सीटों से राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है। प्रत्याशी बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ नामांकन पर्चा भरने जा रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ ने अपने प्रचार के लिए अनोखा तरीका भी निकाल लिया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर 2 वीडियो सामने आए हैं जिसे देखकर कुछ लोगों की हंसी छूट गई तो कई लोग हैरान रह गए। दरअसल पश्चिम बंगाल में सैकड़ों समर्थकों के साथ पुरुलिया से निर्दलीय उम्मीदवार अजीत प्रसाद महतो भैंस पर अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। बता दें कि अजीत प्रसाद महतो पश्चिम बंगाल में कुर्मी समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के आंदोलन का हिस्सा है। पुरुलिया में एक पृथक अस्तित्व है, इसे कैसे हम लोग जियाएंगे, कैसे बाँचेगा हम लोग, इसके चलते हम लोग को जो रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट किए हम लोग काड़ा लड़ाई, मुरुग लड़ाई, भेड़ा लड़ाई, टूसू, करम सब को लेके, सब कल्चर को लेके हम आज नॉमिनेशन में
नॉमिनेशन में हम आए, नॉमिनेशन दिए। देश भर में चुनावी बिगुल बज चुका है। वहीं सभी प्रत्याशी अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इंडिया गठबंधन से नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के प्रत्याशी उदित राज भी आज अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आए। इस पर हमारे संवाददाता भावना सिसोदिया से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट नॉर्थ वेस्ट लोकसभा से उदित राज जी हमारे साथ मौजूद हैं। उदित जी, आज आप नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन 7 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, गोपाल राय जी, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी का सारे विधायक, आम आदमी पार्टी के सारे विधायक और हमारे भी तमाम पदाधिकारी, ऐसा नामांकन कभी अभी तक नहीं हुआ है। इतनी संख्या 10 किलोमीटर तक के रास्ता, और इसलिए हम आज से डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारी जीत की मार्जिन 5 लाख से ज़्यादा होगी। लोगों का उदित जी, लोगों का समर्थन तो भरपूर देखने को मिल रहा है। जिस सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे पहले जो सांसद हैं वो भाजपा के रह चुके हैं। कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा लोगों की समस्याओं को सुनना? 5 साल बनाम 5 साल का काम उनका, मेरा, उसके आधार पर वोट दें लोग। बस आपने सुना, 5 साल के कामों के आधार पर जो है लोग वोट देंगे और भारी संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। वहीं दूसरी तरफ राखी बिरलान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राखी जी नॉमिनेशन फाइल करने पहुँचे हैं। इंडिया गठबंधन के तहत उदित जी भी आए हैं, क्या कहेंगे? जीत होगी इंडिया गठबंधन की और हार होगी उन लोगों की जो दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो संविधान को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस देश के अंदर लोकतंत्र को आए दिन कुचलने का काम कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन लोगों को हराने का काम इस बार इंडिया गठबंधन करेगा। कितना चुनौतीपूर्ण लगता है? चुनौतीपूर्ण तो जनता आपको केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल की नामांकन रैली में शामिल हुए और इस दौरान खंडेलवाल के समर्थन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने जनसभा को संबोधित भी किया। बता दें कि खंडेलवाल ने नामांकन से पहले रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं ने 400 पार का नारा भी दिया। नामांकन के बाद खंडेलवाल ने कहा कि वो चुनाव जीतेंगे और पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर केंद्र में एनडीए की सरकार बनाएंगे। और इसी बीच मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में रोड शो किया और इस दौरान उनके रोड शो में काफी संख्या में समर्थकों की भीड़ जुटी। आपको बता दें कि सीएम जगन मोहन राज्य के अलग अलग हिस्से में रोड शो करते नजर आए। और वहीं दिल्ली में नामांकन रैली के दौरान आप नेता राखी बिरला ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं राखी जी, नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे हैं। इंडिया गठबंधन के तहत उदित जी भी आए हैं, क्या कहेंगे? जीत होगी इंडिया गठबंधन की और हार होगी उन लोगों की जो दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो संविधान को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस देश के अंदर लोकतंत्र को आए दिन कुचलने का काम कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन लोगों को हराने का काम इस बार इंडिया गठबंधन करेगा। कितना चुनौतीपूर्ण लगता है? चुनौतीपूर्ण तो जनता आपको जनसैलाब बता रहा है कि चुनौती अब भारतीय जनता पार्टी के लिए। इंडिया गठबंधन दलितों की आवाज है, देश के एक एक युवा की आवाज है, इस भारतीय नारी की आवाज है, बेरोजगारों की आवाज है, किसानों की आवाज है, छात्रों की आवाज है और इस संविधान की आवाज है, बाबा साहब की आवाज है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे राखी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि समर्थन भरपूर तरीके से दिख रहा है और संविधान की आवाज है, लोगों की आवाज है, जो कि आने वाली 25 मई को लोग जरूर उठाएंगे बटन दबाकर। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ भावना न्यूज़। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद यहां पर जिस तरह से चुनावी मैदान में प्रत्याशी नजर आ रहे हैं और प्रत्याशियों की ओर से चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, नया राजनीतिक ठिकाना यहां पर ढूंढ लिया गया है। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम आज एकनाथ शिंदे के साथ
नामांकन करने पहुंचे हैं और आज एकनाथ शिंदे उनके साथ नजर आए। कांग्रेस पार्टी से निष्कासित होने के बाद संजय निरुपम करीब 2 दशक बाद शिवसेना में वापस लौटे हैं और संजय निरुपम को दोपहर 3 बजे का टाइम दिया गया था। सीएम एकनाथ शिंदे आनंद आश्रम में 4 घंटे बाद पहुंचे और इतने देर तक निरुपम को इंतजार करना पड़ा। और जब देश में 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चरण के चुनाव सिर पर हैं, ऐसे में पार्टियों को छोड़ने का सिलसिला भी तेजी से जारी है। ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां राज पांडे ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में कमल का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि राज पांडे सपा विधायक मनोज कुमार पांडे के बेटे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।